हेलो दोस्तों, आप सभी का लर्न विद दीप चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान ज्योग्राफी के संबंधित क्लास है और टॉपिक है राजस्थान का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र व प्रमुख नदियाँ हैं, उस नदियों का उद्गम स्थल, कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तमाम इस क्लास में अपन बहुत ही गहराई से इस क्लास को पढ़ेंगे समझेंगे। साथ में छोटा सा निवेदन करूँगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाली वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। लीजिए अपन बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र का मतलब होता है मुख्य भूमि और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र। जो मुख्य भूमि होती है, उन मुख्य भूमि और जो सहायक नदियों का क्षेत्र होता है, उसी को क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र कहते हैं। जैसे कि एक नदी आ रही है, उस नदी के जो और भी सहायक नदी होती है, उन सहायक नदियों के द्वारा बना गया जो तंत्र होता है, उसी को अफवाह तंत्र कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए, राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से अफवाह तंत्र है, कितना परसेंट है? तो पहला अफवाह तंत्र रहेगा अरब सागर। अरब सागर का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र और आंतरिक अफवाह तंत्र। 3 अफवाह तंत्र है। कौन कौन से हैं? अरब सागर का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र और आंतरिक अफवाह तंत्र। अरब सागर का अफवाह तंत्र है, वो प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 60% है, लेकिन उसका जल ग्रहण कितना है? 12%। उसके बाद बंगाल की खाड़ी का अगर प्रतिशत देखा जाए तो 23% है, लेकिन उसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो ज़्यादा है, कितना है? 53%। उसके बाद आंतरिक जो अफवाह तंत्र है वो कितना है? वो है 17%, लेकिन उसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 35%। तो सबसे अगर अधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? तो वो किसका है? बंगाल की खाड़ी का। आगे देखिए, पहला देखेंगे अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरब सागर के अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदी आती है, तो ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। सलमा अरब सागर के पश्चिम में सोजा, सलमा अरब सागर के पश्चिम में सोजा, सलमा अरब सागर के पश्चिम में सोजा, ये प्रमुख क्या है? नदियाँ हैं। कौन कौन सी है? स से साबरमती, स से साबरमती, ल से लोनी और माँ से माई। सलमा का मतलब होता है स से साबरमती, ल से लोनी और माँ से माई। अरब सागर में बहती है। उसके पश्चिम में सोजा, पश्चिम से पश्चिम बनास और सो से सोम और जो जा से जाकम। मतलब साबरमती, लोनी, माही, पश्चिमी बनास, जाकम और सोम, ये प्रमुख नदियाँ हैं। ये अरब सागर अफवाह तंत्र की नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। पहली नदी देखेंगे अपन, लोनी नदी। लोनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है। संगम उसका अरब सागर में होता है। उसका उपनाम क्या है? तो साकरी और सागरमती। साबरमती को साकरी भी कहते हैं और सागरमती भी कहते हैं। इसे आधी खारी या आधी मीठी नदी भी कहा जाता है। उसे आधी खारी और आधी मीठी नदी भी कहा जाता है। और कालिदास जी ने उसे अंत सशीला नदी का है। अंत सशीला नदी का है, किसने कहा है? तो ये कालिदास जी ने कहा है। तो लोनी नदी का क्या क्या नाम हो गया देखिए, ये अरब सागर, ये नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। साकी, साबरमती, आधी खारी आधी मीठी, और कालिदास ने उसे अंत सशीला नदी कहा है। आगे देखिए, सागरमती नदी तथा सरस्वती नदी दोनों के आपस में मिलने पर, दोनों नदियाँ मिलती है, एक तो सागरमती और एक मिलती है सरस्वती नदी। ये दोनों नदियों के आपस में मिलने पर एक गोविंदगढ़ जो कि पुष्कर में है, पुष्कर गोविंदगढ़ में मिलने के बाद लोनी नदी के नाम से जाना जाता है। मतलब 2 नदियाँ हैं, कौन कौन सी? सागरमती और सरस्वती। ये दोनों नदियाँ कहाँ मिलती है? गोविंदगढ़ पुष्कर में। उसके बाद उसका नाम क्या जाता है? लोनी नदी हो जाता है। पुष्कर झील में जल की आपूर्ति सरस्वती नदी की करती है। पुष्कर झील है, उस पुष्कर झील में जो भी पानी आता है उसकी आपूर्ति कौन करता है? तो उसकी आपूर्ति कौन करता है? सरस्वती नदी करती है। उसके बाद देखिए, जब पुष्कर की पहाड़ियों में बारिश होती है तो बाड़ोतरा में क्या जाती है? बाढ़ आती है। अगर देखा जाए कि पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बरसात होगी तो बालोतरा में क्या आ जाएगी? बाढ़ आ गई। जिसका कारण है कि बालोतरा लोनी के पेटे तथा तल के नीचे स्थित है। क्या है? जो बालोतरा है वो लोनी नदी के नीचे या पेटे के तल में क्या है? स्थित है। डायग्राम के माध्यम से अपन समझेंगे। देखिए, ये डायग्राम है, इसके माध्यम से जो नाग पहाड़ी पहाड़ अजमेर है,
या यहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। ऐसे होते हुए यहाँ से सागरमती नदी मिल जाती है और यहाँ से पुष्कर की पहाड़ियों से कौन सी नदी आती है, सरस नदी, जहाँ पर पुष्कर झील का क्या करती है, निर्माण करती है। ये आगे बढ़ती हुई दोनों नदियाँ आपस में आकर, या जो गोविंदगढ़ है पुष्कर में, यहाँ पे दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती है। इसके बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है, लूनी हो जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि लूनी नदी का नाम कब होता है, तो गोविंदगढ़ पुष्कर में सागरमती और सरस्वती नदी दोनों आपस में मिलती है, वहाँ पर उनका संगम बनता है, उसके बाद उसका नाम लूनी हो जाता है। और कहाँ से निकलती है, अजमेर के नागपाड़ से। आगे देखिए, लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर है। लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर होता है। डायग्राम के माध्यम से अपन देखेंगे, ये राजस्थान का मैप है, उस मैप के माध्यम से देखेंगे ये प्रमुख नदियाँ है, जिसमें गुइया है, ये सारी जो आपस में नदियाँ हैं, जो छोटी नदियाँ है, सहायक नदियाँ है, वो आपस में क्या करती है, मिलती है। कौन कौन सी मिलती नदियाँ देखिए, बांडी नदी, इसे गुइया नदी कहते हैं। उसके बाद लीलड़ी, मिठड़ी, सुकड़ी, जवाई जिसे खारी कहते हैं, सागी और मित्री और जोजड़ी, ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि लूनी की सहायक नदियाँ बताइए कौन कौन सी है। तो लूनी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है, बांडी जिसे गुइया कहते हैं, लीलड़ी, मिठड़ी, सुकड़ी, जवाई, खारी, सागी, मित्री और जोजड़ी, ये प्रमुख सहायक नदियाँ है जो कि किसकी है, लूनी नदी की सहायक नदियाँ है। कई बार इसमें से एग्जाम में प्रश्न आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। आगे देखिए, इस नदी का पानी बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। बालोतरा जो कि लूनी नदी के क्या है, पेटे या तल के नीचे स्थित है, इसलिए वहाँ क्या आती है, बाढ़ आ जाती है। और लूनी नदी का जो पानी है बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, जिसके कारण नमक युक्त चट्टानें हैं। उसके बाद देखिए, लूनी नदी की बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। लूनी नदी की बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी है, ये कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि दाई और बाई से कौन सी नदियाँ मिलती है, कौन सी सहायक नदियाँ है। तो इस बात को आपको ध्यान रखें। पहला देखिए, अपन देखेंगे लूनी नदी की बाई ओर से सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, बांडी नदी, बांडी नदी का जो उद्गम स्थल होता है ये पाली बाली किससे होता है, संगम का होता है लखर थमगांव। लखर थमगांव कहाँ है, जो कि जोधपुर ग्रामीण में। इसे लूनी, इसमें लूनी से होता है, मतलब उसका संगम कहाँ होता है, लखर थमगांव है जोधपुर ग्रामीण में। उसके बाद देखिए, प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, तो पाली जोधपुर ग्रामीण, दो जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र होता है। किसका होता है, तो बांडी नदी का। उसके बाद इसके किनारे पर देखिए, राजा उमेद जो मिल है, महाराजा उमेद मिल जो पाली में है, वो बांडी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बांडी नदी के सर। वहाँ पर क्या होता है, तो इस मिल में रंगाई सफाई उद्योग के कारण बांडी व लूनी नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। जो रंगाई व सफाई का कार्यक्रम होता है, उद्योग है, इसी कारण इस लूनी नदी का और बांडी नदी का जल दूषित हो जाता है, जो बिल्कुल पीने योग्य नहीं होता है। उसके बाद उनकी सहायक नदियाँ कौन सी है, जो गुइया नदी है, जो ब्यावर पाली में बहती है, जो कि उसी बांडी की सहायक नदी है। आगे देखिए, लीलड़ी नदी का जो उद्गम स्थल है वो पाली से होता है, और ये लूनी नदी में क्या होती है, संगम हो जाती है, मिल जाती है। उसके बाद उसका प्रवाह क्षेत्र क्या है, पाली और जोधपुर ग्रामीण, दो जिलों में उसका प्रवाह क्षेत्र है। आगे देखिए, मिठड़ी नदी का जो उद्गम स्थल है ये पाली से होता है, ये भी लूनी में मिल जाती है, और पाली और बालोतरा में उसका प्रवाह क्षेत्र है। आगे देखिए, सुकड़ी नदी का उद्गम स्थल देसूरी, जो कि पाली से होता है, और जो कि समुदड़ी बालोतरा में उसका क्या हो जाता है, संगम हो जाता है, जो कि लूनी नदी के साथ उसका संगम हो जाता है, किसका, सुकड़ी नदी का। उसके बाद पाली जालौर और बालोतरा जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है, और सुकड़ी नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है बाकली बांध, जो कि जालौर में आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि बाकली बांध कौन सी नदी के किनारे है, तो सुकड़ी नदी, और सुकड़ी नदी पर बाकली बांध बना हुआ है वो कौन से जिले में है, तो जालौर जिले में। आगे देखिए, जवाई नदी का उद्गम होता है वो गोरिया पहाड़ी पाली से होता है। उसके बाद संगम उसो गुड़ामलानी, जो कि बाड़मेर से लूनी नदी से उसमें मिल जाती है, जो कि गुड़ामलानी बाड़मेर में जवाई नदी होती है, वो लूनी नदी में मिल जाती है। उसके बाद
पाली, जालोर, सांचौर और बाड़मेर 4 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है जवाई का। उसके बाद जवाई नदी, इसके किनारे जवाई बांध बना हुआ है जो कि सुमेरपुर पाली में, जो कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है, तो कौन से बांध को कहा जाता है, जवाई बांध। कौन से बांध को कहा जाता है, जवाई बांध को। उसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, तो खारी उसकी सहायक नदी है। जवाई की सहायक नदी कौन सी है, तो खारी नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे देखिए खारी नदी। खारी नदी का जो उद्गम स्थल होता है ये शेरगांव पहाड़ी सिरोही से होता है और उसका संगम सायला गांव जालोर में जवाई में उसका मिल जाती है। सायला गांव जालोर में जाके ये जो सवाई नदी खारी नदी है उसमें जाके मिल जाती है। उसका प्रवाह क्षेत्र सिरोही और जालोर है। आगे देखिए सागी नदी। सागी नदी का जो उद्गम स्थल होता है ये जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है जालोर में, और उसके बाद ये कहाँ मिलती है, संगम कहाँ होता है उनका, तो कोई गांधव गांव है बाड़मेर में, गांधव गांव बाड़मेर में लोड़ी नदी में जाके मिल जाती है। उसका प्रवाह क्षेत्र है तो ये जालोर, बाड़मेर और सांचौर 3 जिलों में उसका प्रवाह क्षेत्र है, जो कि सागी नदी है, जो कहाँ से निकलती है, जो कि सुंदा की पहाड़ी जसवंतपुरा से निकलती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सागी और साबी दोनों अलग अलग नदियाँ है, इस बात को भी आप ध्यान में रखें। एक आएगी साबी नदी और ये है सागी नदी, तो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जो सागी नदी है जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद देखिए आगे मित्री नदी। मित्री नदी का उद्गम स्थल होता है ये जालोर की पहाड़ी से होता है और ये लोनी में जाके मिल जाती है, और सिरोही और जालोर बाड़मेर में उसका क्या है, प्रवाह क्षेत्र है। जालोर, सांचौर और बाड़मेर 3 जिलों में उसका प्रवाह क्षेत्र है। आगे देखिए लोनी नदी के दाई ओर से मिलने वाली नदियाँ, ये तो अपने देखा बाई ओर से कौन कौन सी थी, सुगड़ी, मिटड़ी, खारी, बांडी, ये तमाम नदियाँ, जवाई, ये नदियाँ अपने बहुत ही डीपली से देखा। आगे अपन देखेंगे दाई तट से। दाई तट से कौन सी नदियाँ, सहायक नदियाँ लोनी नदी में मिलती है, तो देखिए जोजड़ी नदी है, ये पोलैंड जो पहाड़ी है नागौर, पोलैंड पहाड़ी नागौर से निकलती है और संगम उसका खेजल्डी जो खुर्द है जो कि जोधपुर ग्रामीण में, वहाँ जाके लोनी नदी में मिल जाती है। उसका प्रवाह क्षेत्र है नागौर जोधपुर ग्रामीण। उसके बाद ये लोनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी है, तो जोजड़ी नदी लोनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि 150 किलोमीटर क्या है, लंबी है। उसके बाद देखिए यह लोनी नदी का एकमात्र सहायक नदी है। ये लोनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम 22 की ओर से नहीं होता है। कहाँ से होता है, दाई ओर से होता है, बाई ओर से नहीं होता है। ये दाई ओर से मिलने वाली नदी है जो कि एकमात्र नदी है। बाकी जो नदियाँ मिलती है वो बाई ओर से मिलती है। आगे देखिए इस नदी पर जोधपुर ग्रामीण में पेरिस के समतुल्य वाटर फ्रंट विकसित किया गया है। पेरिस के समतुल्य एक वाटर फ्रंट विकसित किया गया है जोधपुर ग्रामीण में, किस नदी पर, जोजड़ी नदी पर। आगे देखिए उसकी कुल लंबाई कितनी है लोनी नदी की, तो लोनी नदी की कुल लंबाई कितनी है, 495 किलोमीटर। और उसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है, लोनी नदी की अगर कुल लंबाई देखें तो 495 किलोमीटर है, और राजस्थान में उसकी लंबाई देखें तो 330 या 350 किलोमीटर है। आगे देखिए माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है, तो ये मेहंद झील होती है। मेहंद झील मध्य प्रदेश के ओमरू पहाड़ी से होता है। उद्गम स्थल माही नदी का जो उद्गम होता है वो मेहंद झील मध्य प्रदेश ओमरू पहाड़ी से होता है। उसके बाद ये उसका संगम का होता है खंबात की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। उसके बाद उसका प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ 3 जिलों में है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, जो कि खांडू गाँव बांसवाड़ा है, वहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। उसका उपनाम क्या है, तो उसे वागड़ या कांटल या आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है, कांटल किसे कहा जाता है और वागड़ किसे कहा जाता है, तो माही नदी को कहा जाता है। इसके किनारे गलियाकोट, डूंगरपुर
स्थित है। आगे देखिए माई नदी। माई नदी दक्षिणी दिशा से प्रवेश करके दक्षिण में से ही प्रवाहित होते हुए गुजरात में प्रवेश कर समाप्त हो जाती है। ये एक ऐसी नदी है जो कि दक्षिण से आती है और वापस दक्षिणी दिशा में जाकर प्रवाहित हो जाती है, खंबात की खाड़ी में जाके ये समाप्त हो जाती है। तो माई नदी दक्षिण दिशा से ही प्रवेश करके दक्षिण में से ही प्रवाहित होते हुए गुजरात में प्रवेश करके खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। आगे देखिए त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम कहाँ बना हुआ है? जो कि नवाटापरा गांव है, जो कि वेणेश्वर, डूंगरपुर, माई, सोम और जाकम 3 नदियों का संगम होता है। कब, कौन सा गांव है? तो उसका नाम गांव है नवाटापरा। और नवाटापरा गांव है वो कहाँ पर है? डूंगरपुर। और डूंगरपुर पे कहाँ पर है? बेणेश्वर। इस बात को ध्यान रखना। त्रिवेणी संगम होता है सोम, माई और जाकम नदी का। उसके बाद बेणेश्वर में माघ पूर्णिमा को वहाँ मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहाँ बढ़ता है? तो कि बेणेश्वर, डूंगरपुर में। और कब बढ़ता है? तो माघ पूर्णिमा, जो कि तीनों नदियों का वहाँ संगम है। इसके बाद देखिए माई नदी अंग्रेजी के उल्टे यू आकार में प्रवाहित होती है। मैंने आपको पहले बताया है कि इस प्रकार से ये प्रवाहित होती है। राजस्थान में इस प्रकार से प्रवेश करती है और वापस इस प्रकार से एक खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, जो कि उल्टा यू आकार में ये प्रवाहित होती है। आगे देखिए इस नदी का क्रांति का संबंध किससे है? जो कि सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माई नदी से है, जिसे सफाई अभियान से संबंधित है। किससे संबंधित है? सफाई अभियान से संबंधित है। और नारा है सुजलाम सुफलाम, जो कि माई नदी से संबंधित है। आगे डायग्राम से अपन समझेंगे कि माई नदी का कैसे प्रवेश है। देखिए ये माई नदी है, इस प्रकार से जो और भी सहायक नदियाँ हैं वो मिलती है। कुल इसमें 1, 2, 3, 4 और 5, 6 सहायक नदियाँ इसमें मिलती है। कौन कौन सी है? देखिए पहली नदी है एराव नदी, जिसे इरू कहते हैं। दूसरी सोम नदी, तीसरी जाकम, चौथी मोरैन, पांचवी अन्नास हरण और छठी है उसका नाम है साप। ये प्रमुख नदियाँ हैं जो कि माही नदी की सहायक नदियाँ है। एराव, इरू, सोम, जाकम, मोरैन, अन्नास हरण या साफ, ये प्रमुख सहायक नदियाँ है जो कि माही नदी की सहायक नदियाँ है। डायग्राम के माध्यम से अपन देखेंगे कि माही नदी पर क्या क्या बना हुआ है, कौन कौन सी नदी मिलती है, अपन पूरा गहराई से देखेंगे। देखिए जो कि ये मेन झील है, मेन झील जो कि एमपी में उसका उद्गम होता है, या उद्गम होते हुए ये माही नदी खादुन जो कि बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। प्रवेश करते समय यहाँ से इराव नदी है, वो इराव नदी इसमें मिल जाती है। आगे प्रतापगढ़ में आती है। प्रतापगढ़ में आते ही आगे एक प्रतापगढ़ के पास में एक भंवर माता की पहाड़ी है, वहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है जाकम नदी। ये आगे होती हुई जाकम नदी पर जाकम बांध बना हुआ है, जो कि जाकम बांध बना हुआ है। यहाँ होते हुए डूंगरपुर में आते हुए नदी आगे आती है। आगे से जो कि जाकम नदी की सहायक नदी है, उसका नाम है कागदर नदी, जो कि कागदर नदी उसके मिल जाती है। और कागदी नदी और ये नदी आपस में इस त्रिवेणी संगम में ये नदियाँ मिल जाती है, जो कि कहाँ पर है? ये बेणेश्वर तलियाकोट में। वहाँ पर कौन कौन सी नदी मिलती है? सोम, माई और जाकम। ये जो बिचामेड़ा की पहाड़ी है, बिचामेड़ा उदयपुर की पहाड़ी है, वहाँ से ये सोम नदी निकलती है। इधर से सोम नदी आती है, उधर से जाकम नदी आती है और इधर से माई नदी। ये तीनों नदियों का क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। सोम नदी, जाकम नदी और माही नदी, इन तीनों नदियों का संगम हो जाता है बेणेश्वर में। और ये बेणेश्वर आदिवासियों का क्या है? कुंभ कहा जाता है। उसके बाद देखिए सोम नदी पर 3 परियोजना बनी हुई है। कौन कौन सी? सोम कागदर परियोजना, उसके बाद में सोमकली परियोजना और सोम कमला अम्बा, ये 3 परियोजना उस पर बनी हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सोम नदी पर कौन कौन सी परियोजना बनी हुई है। तो सोम कागदर परियोजना, सोमकली परियोजना, सोम कमला अम्बा परियोजना। उसके बाद जो सोम नदी है ये उदयपुर के बिचामेड़ा पहाड़ी से निकलती है, इसको भी ध्यान रखना है। उसकी सहायक नदी कौन सी है? तो कागदर नदी। उसके बाद देखिए आगे जाके एक मोरैन नदी होती है, जो कि डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है,
वो भी आगे उसमें मिल जाती है। इससे पहले गलियाकोट जो कि डूंगरपुर में, उसके बाद में एक साप नदी आती है, वो भी इसमें मिल जाती है। उसके बाद जो हरण नदी और अनाथ नदी दोनों आपस में मिल जाती है, उसके बाद ये भी इसमें आगे मिल जाती है। तो ये प्रमुख जो सहायक नदियाँ है माई नदी में मिल जाती है, संगम हो जाती है। बाद में ये नदी धीरे धीरे जाके खंबात की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती है। तो ये पूरा माई नदी का डायग्राम था, कैसे कहाँ से माई नदी प्रवेश करती है, कौन कौन सी उसके सहायक नदियाँ हैं, कौन इस पर क्या बांध बना हुआ है, कौन सी परियोजना है, अपन ने बहुत ही शानदार से देखा। आगे अपन देखेंगे, देखिए खंबात की खाड़ी मिल जाती है। जो अनास नदी है ये विंध्याचल प्रवेश से निकलती है, इस बात को भी ध्यान रखें। आगे देखिए माई नदी की दाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी मिलती है। पहले अपन देखेंगे एराम नदी। एराम नदी का उद्गम स्थल प्रतापगढ़ से होता है, बांसवाड़ा में माई संगम हो जाता है, बांसवाड़ा जिले में माई नदी में उसका संगम हो जाता है, और प्रवास क्षेत्र प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। उसके बाद देखिए आगे सोम नदी। सोम नदी जो कि बिचामेड़ा पहाड़ी से निकलती है उदयपुर से, और संगम उसका कहाँ होता है, बेनेश्वर डूंगरपुर माई नदी में उसका मिल जाता है। ये बेनेश्वर डूंगरपुर में आके ये मिल जाती है, तीनों नदियों का संगम होता है। उसका प्रवास क्षेत्र उदयपुर, सलूमपुर और डूंगरपुर, 3 जिलों में उसका संगम है। मतलब सोम नदी बिचामेड़ा पहाड़ी से निकलती है उदयपुर से, बेनेश्वर डूंगरपुर में आके ये माई नदी मिल जाती है, और उदयपुर, सलूमपुर और डूंगरपुर 3 जिलों में उसका प्रवास क्षेत्र है। उसके बाद सिटी में प्रश्न पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको नोट डाउन कर लीजिए कि इसके किनारे पर, सोम नदी के किनारे पर कौन कौन सी परियोजना है। तो कागदर परियोजना, सोम कागदर परियोजना जो कि सलूमपुर में, यह परियोजना सोम तथा कागदर नदी के संगम पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले कौन कौन सी परियोजना थी, सोमकली परियोजना है, सोम कमलांबा परियोजना है, देवनाथ मंदिर है, ये प्रमुख सोमनाथ मंदिर सोम नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखना है वो। आगे देखिए सोम नदी, सोमकली परियोजना जो कि डूंगरपुर जिले में, उसके बाद में सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर जिले में, ये तीनों सोम नदी है, उस नदी पे परियोजना बनी हुई है। उसके बाद देव सोमनाथ का मंदिर है, ये महादेव जी का मंदिर है जो कि बहुत ही पुराना मंदिर है, जो कि डूंगरपुर में स्थित है। उसके बाद उसकी सहायक नदी देखिए, सहायक नदी कौन सी है, एक तो कागदर नदी है, एक अब जाकम नदी, ये 2 सहायक नदियाँ है। किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो सोम की सहायक नदियाँ है। आगे देखिए कागदर नदी। कागदर नदी का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियों से होता है उदयपुर से, और सोम नदी में मिल जाती है, उदयपुर और सलूमपुर उसका प्रवास क्षेत्र है। आगे देखिए जाकम नदी। जाकम नदी का जो उद्गम स्थल होता है ये भंवर की पहाड़ी प्रतापगढ़ से होता है, भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से होता है, और बेनेश्वर में सोम नदी के साथ में मिल जाती है। उसके बाद प्रतापगढ़, सलूमपुर और डूंगरपुर उसमें प्रवास क्षेत्र है। और इस जाकम नदी के किनारे जाकम बांध बना हुआ है प्रतापगढ़ में, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है। 81 मीटर है, कितना है, 81 मीटर। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो जाकम बांध, जो कहाँ बना हुआ है, जाकम नदी पर बना हुआ है प्रतापगढ़ में, जो कि 81 मीटर उसकी ऊंचाई है। आगे देखिए मोरन नदी। मोरन नदी जो कि डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है, उसके बाद माई में उसका संगम हो जाता है, और प्रवास क्षेत्र उसके डूंगरपुर में है। उसके बाद माई नदी के बाई ओर से मिलने वाली, आगे अपने देखिए दाई ओर से, अब बाई ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, तो देखिए बाई ओर से मिलने वाली नदियाँ, अनास नदी जो कि विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से निकलती है। अनास नदी है, विंध्याचल पर्वतमाला है एमपी में, वहाँ से निकलती है। उसके बाद उसका संगम हो जाता है गलियाकोट जो कि डूंगरपुर में माई नदी में मिल जाती है। उसके बाद उसका प्रवास क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, उस पर राज्य में प्रवेश करती है। तो राज्य में प्रवेश कहाँ से करती है, तो मेलड़ी खेड़ा जो कि बांसवाड़ा में है, उस मेलड़ी खेड़ा बांसवाड़ा से ये बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, और बाद में गलियाकोट में जाके ये माई नदी में मिल जाती है। उसके किनारे एक अन्नास परियोजना बांसवाड़ा में संचालित है। उसकी सहायक नदी कौन सी है, तो हरण उसकी सहायक नदी है। आगे देखिए साप नदी। साप नदी का उद्गम स्थल जो कालीजरा पहाड़ी बांसवाड़ा से होता है, संगम गलियाकोट के पास माई नदी में हो जाता है। उसके बाद प्रवास क्षेत्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। उसके बाद माई नदी के किनारे स्थित बांध कौन कौन से है, उसको एक बार देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो देखिए यहाँ से बांसवाड़ा में जो माई सागर बांध बना हुआ है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा क्या बना हुआ है, माई सागर जो बांध बना हुआ है ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा बना हुआ है। राज्य का सबसे लंबा बांध है, कितना है, राज्य का सबसे लंबा बांध है, कितना है, तो उसकी लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, तो 3109 मीटर, 3109 मीटर उसकी लंबाई है। राज्य का सबसे लंबा बांध कौन सा है,
तो माई बजाज सागर बांध है। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो है जाखम बांध 81 मीटर प्रतापगढ़ में। उसके बाद उस पर कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में बना हुआ है। उसके बाद आगे प्रतापगढ़ डूंगरपुर होते हुए ये गुजरात, और गुजरात में कड़ाना बांध जो कि गुजरात में बना हुआ है। तो इस नदी पर टोटल 3 बांध बने हुए हैं, माई सागर बांध, माई बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध और कड़ाना बांध। कड़ाना बांध जो कि गुजरात में, और दोनों बांध ये कहाँ बने हुए हैं, ये बांसवाड़ा में बने हुए हैं। आगे देखिए माई नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये उल्टे ही आकार में प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से कर्क रेखा को 2 भागों में काटते हुए खंभात में खाड़ी में जाके गिर जाती है। उसकी लंबाई कितनी है माई नदी की, तो 576 या 580 किलोमीटर उसकी लंबाई है। और राज्य में उसकी लंबाई कितनी है, तो राज्य में 171 किलोमीटर है। राज्य में केवल 171 किलोमीटर प्रवाहित होती है, लेकिन उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 576 और कहीं कहीं 580 भी आता है। इस बात को भी ध्यान रखना आपको। आगे देखिए निम्न प्रश्न क्या बनते हैं कि निम्न में से वह नदी जिसका उद्गम दक्षिण राजस्थान से होता है, तो दक्षिण राजस्थान से कौन सी नदी का होता है, इसका नहीं होता, इसका भी नहीं होता, इसका नहीं होता है, किसका होता है, जाखम का। और जाखम का कहाँ से होता है, तो जाखम का होता है ये भबर माता की पहाड़ी जो कि प्रतापगढ़ से होता है। आगे देखिए निम्न में से वह नदी जो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है वो कौन सी नदी है, तो अनास नदी। अनास नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, तो ये विंध्याचल पर्वतमाला है जो कि एमपी से उसका निकलती है। आगे देखिए साबरमती नदी देखेंगे तो साबरमती की लंबाई, नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 416 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है, 45 किलोमीटर। केवल 45 किलोमीटर राजस्थान प्रवाहित होती है और कुल उसकी लंबाई कितनी है, तो 416 किलोमीटर। आगे देखिए उसको डायग्राम के माध्यम से अपन समझेंगे कहाँ से नदी निकलती है। ये नदी जो साबरमती नदी है ये जो कि पादरला गांव की पहाड़ी है, पादरला की पहाड़ी है उदयपुर में, वहाँ से निकलती है, उद्गम होता है उसका। उसके बाद में उसमें और नदी मिलती है, कौन सी मिलती है, सई नदी। उसके बाद में मानसी वाकल परियोजना जो कि उदयपुर में है, मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में है, वहाँ से मानसी और वाकल नदी है दोनों प्रवाहित होते हुए आपस में मिलती है और वो भी आपस में आके मिल जाती है। उसके बाद में हतमती है, जाजम है, मेखा है, ये नदियाँ भी उसमें आके मिल जाती है। उसके बाद में जो कि वैतरक नदी उसमें आके मिल जाती है। आगे जाके अहमदाबाद में और गांधीनगर साबरमती आश्रम बना हुआ है और बाद में खंभात खाड़ी में जाके मिल जाती है। इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से बताया गया है कि ये नदियाँ वाकल नदी है, मानसी नदी है, जाजम नदी है, मेखा नदी है, वैतरक नदी है, सई नदी है, प्रमुख नदियाँ इस नदी में आके मिल जाती है। बाद में ये गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में जाके प्रवाहित हो जाती है। कौन सी नदी है, तो ये साबरमती नदी। कौन सी है, साबरमती नदी। उसके बाद देखिए पश्चिमी बनास नदी का जो उद्गम स्थल होता है ये नया सानवाड़ा, इसमें सानवाड़ा लिखा है जो कि नया सानवाड़ा सूर्य से उसका उद्गम होता है। ये संगम उसका कच्छ की खाड़ी में होता है, कच्छ की खाड़ी में उसका संगम होता है। इसके किनारे माउंट आबू सिरोही और डीसा नगर ये दोनों उसके नदी के किनारे बसे हुए हैं। और उसके बाद में इस नदी पर सुकड़ी जो खेलवाड़ा परियोजना बांध बना हुआ है। उसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, किसकी, पश्चिमी बनास की, तो सीपू, सुकड़ी, सुकली, कुकड़ी और गोहलन ये प्रमुख चार सहायक नदियाँ है। किसकी है, तो ये पश्चिमी बनास की, सीपू, सुकली, कुकड़ी और गोहलन ये प्रमुख 4 नदियाँ हैं जो कि पश्चिमी बनास की सहायक नदियाँ है। उसके बाद देखिए पश्चिमी बनास की कुल लंबाई कितनी है, तो 267 किलोमीटर है और राज्य में 50 किलोमीटर प्रवाहित होती है। आगे देखिए नदी है बंगाल की खाड़ी। ये अपन ने देखा अरब सागर का अफवाह तंत्र। अब देखेंगे अपन बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र में पहली नदी है चंबल नदी उसका उद्गम मालवा की पठार पर स्थित जनाबाव की पहाड़ी एमपी से होता है। उसका जो संगम होता है वो इटावा यूपी में यमुना नदी में होता है, यमुना नदी में आके मिल जाती है। उसके बाद
उस नदी का नाम क्या है? उसे उसके सरमती, कामधेनु, नित्यवाई, वाटर सफारी नदी कहते हैं। और राजस्थान में ये प्रवेश कहाँ से करती है? तो राजस्थान में ये सौरासीगढ़ चित्तौड़ से प्रवेश करती है। कौन सी नदी करती है? चंबल नदी। जनाबाव की पहाड़ी एमपी से होता है उद्गम, इटावा यूपी में ये उसका संगम हो जाता है। सरमती, कामधेनु, नित्यवाई, वाटर सफारी आदि उसका नाम उपनाम है। आगे देखिए, ये नदी किस तरह से प्रवाहित होती है, कौन से जिले में होकर? डायग्राम के माध्यम से अपन समझेंगे। यमुना नदी। आगे देखिए, जो कि चंबल नदी है, चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है ये एमपी के जुनापा पहाड़ी से उद्गम होते हुए चित्तौड़ में ये इस पर नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। यहाँ से प्रवेश करते हुए आगे प्रवेश करती है चित्तौड़ में प्रवेश करती है सौरासीगढ़ घाट से, उस पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। आगे कोटा में जाती है, कोटा में जाते हुए जवाई सागर बांध बना हुआ है। आगे फिर कोटा बैराज बांध बना हुआ है। उसके बाद में ये बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए यमुना नदी में जाके मिल जाती है। इस प्रकार से उसका पूरा स्ट्रक्चर है चंबल नदी का। उसके बाद देखिए, चंबल नदी के उद्गम हुआने पर की और बांधों का क्रम, मतलब उद्गम से ये किस प्रकार से बांध बने हुए हैं। तो पहला बांध कौन सा है? तो उसमें पहला बांध है उद्गम से मुहाने तक बांधों का निम्न क्रम देखिए। तो गांधी सागर बांध एमपी बना हुआ है। उसके बाद राणा प्रताप सागर जो कि चित्तौड़ बना हुआ है। जवाई सागर बांध जो कि कोटा बना हुआ है, और कोटा बैराज जो कि कोटा बना हुआ है। ये मतलब उसका स्ट्रक्चर है। पहला गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप, तीसरा जवाहर सागर और छोटा है कोटा बैराज। 4 बांध बने हुए हैं जो कि क्रम के अनुसार है, जो कि उद्गम से मुहाने तक। उसके बाद देखिए, चित्तौड़ नदी पर सूलिया जलप्रपात भी बना हुआ है जो कि 18 मीटर ऊंचा है। कितना है? 18 मीटर सूलिया जलप्रपात। आगे डायग्राम के माध्यम से अपन देखेंगे। इस प्रकार से नदी जनाबाव की पहाड़ी से निकलती हुई इस प्रकार से प्रवेश करते हुए ये जाके यमुना नदी में मिल जाती है। इसमें प्रमुख जो ये नदियाँ है, ये नदियाँ आपस में मिल जाती है। सहायक नदियाँ है जैसे घोटापा, मांगली, नागपुर, ये सारे इस गाँव से होकर नदियाँ निकलती है। ये सहायक नदियाँ उसमें मिल जाती है। आगे देखिए, छोटी काली सिंध जो कि झालावाड़ में, काली सिंध, झालावाड़, बारा और कोटा। उसके बाद आहू जो कि झालावाड़, परवन जो कि झालावाड़, बारा, कोटा, पार्वती, बारा, कोटा, कुन्नू, बारा, करौली, सिप, सवाई माधोपुर, गुंजाली, चित्तौड़, बामनी, चित्तौड़गढ़, ईज, चित्तौड़, कुराल, भीलवाड़ा, बूंदी और मेज, भीलवाड़ा, बूंदी। ये प्रमुख सहायक नदी है। कौन कौन सी है? काली सिंध है, आहू है, परवन है, पार्वती है, कुन्नू है, सीप है, गुंजाली है, बामनी है, ईज है, कुराल और मेज। ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ये संबल की सहायक नदियाँ हैं। आगे देखिए, संबल घाटी परियोजना। संबल घाटी चंबल नदी पर एक परियोजना बनी हुई है, उसका नाम है संबल घाटी परियोजना। देखिए, साझेदारी किस किस से है? राजस्थान और एमपी के। राजस्थान का 50% है और एमपी का भी 50% उस पर हिस्सेदारी है। उसके बाद उस पर 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला है गांधी सागर जो कि एमपी बना हुआ है। उसका निर्माण 1959 में हुआ था और उस पर जो विद्युत पैदा की जाती है वो 23 मेगावाट और उत्पादन कितना होता है? 5 यूनिट जो कि 115 मेगावाट। उसके बाद कोटा बैराज, उसकी स्थापना कब हुई, निर्माण कब हुआ? तो 1960 में विद्युत उत्पादन किया जाता है उस पर, उत्पादन अभी नहीं हो रहा उस पर। उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध जो कि 1970 में उसकी निर्माण हुआ। 43 मेगावाट विद्युत उत्पादन का होता है और 4 यूनिट और 172 मेगावाट उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद देखिए, जवाई सागर बांध जो कि 1972 में 33 मेगावाट, 3 यूनिट और 99 मेगावाट, ये उसका पूरा उत्पादन किया जा रहा है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। 4 बांध है एमपी में, बाकी 2 चित्तौड़ में और 1 कोटा में बना हुआ है। आगे 1 कोटा में और 2 चित्तौड़ में। आगे देखिए, सर्वाधिक भराव क्षमता। राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता है। अब ट्रिक से माध्यम से समझेंगे। गांधी का राज। तो कुल विद्युत उत्पादन कितना होती है? 386 मेगावाट और 386 मेगावाट में 2 का अपन भाग देंगे तो 193। राज्य में 193 मेगावाट और एमपी में भी 193 मेगावाट विद्युत मिलती
है। टोटल विद्युत का उत्पादन कितना होता है 387 मेगावाट, और दोनों की हिस्सेदारी में कितना आता है 193। उसके बाद देखिए संबल घाटी परियोजना पर राजस्थान में निर्मित प्रथम बांध कौन सा है, तो वह है कोटा बैराज। कौन सा है, कोटा बैराज। उसके बाद देखिए चंबल नदी तथा राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य चंबल नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य 252 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। कितनी सीमा बनाती है 252 किलोमीटर की। कौन बनाती है ये, चंबल नदी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दोनों मिलाकर। चंबल नदी पर कोटा में हैंगिंग जो ब्रिज बना हुआ है जिसे झूलता हुआ पुल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए डायग्राम के माध्यम से अपन समझेंगे। जनावाओं की पहाड़ियों से नदी निकलती है चंबल नदी, उसके बाद उसके गुंजाड़ी नदी उसमें मिल जाती है, सहायक नदी है जो कि चित्तौड़ में। उसके बाद हरिपुरा से बावनी नदी मिल जाती है। उसके बाद ईज नदी है जो कि बेसोरगढ़ दूर से होते हुए नदी चित्तौड़ में मिल जाती है, उस नदी में मिल जाती है। उसके बाद में कुराल नदी जो कि इसमें मिल जाती है। उसके बाद में मेज नदी जो कि गुड़ा होते हुए, और मांगली नदी, घोड़ापाड़ नदी, उसके बाद जो कि सागवाड़ा में ये मिल जाती है। उसके बाद बनास नदी, ये तमाम जो नदियाँ हैं ये नदियाँ इसमें मिल जाती है। चित्तौड़ होते हुए कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से सहायक नदी है कौन कौन सी, गुंजाली नदी, बामणी नदी, ईज नदी, कुराल नदी, मेज नदी, मांगली नदी, घोड़ापाड़ नदी और बनास नदी। ये प्रमुख सहायक नदी है जो कि निकलती है। प्रश्न एक इम्पोर्टेंट बनता है कि बेसरगढ़ जो किला है वो कौन से नदी किनारे, तो वो है ईज नदी। कौन सी नदी है, ईज नदी। इस बात का ध्यान रखना आपको। आगे देखिए बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। उसका संगम रामेश्वर, सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाता है। उसके बाद ये प्रवाह क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कैकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर इन जिलों से होकर का प्रवाह क्षेत्र है। उसके बाद उस बनास नदी को वर्णसा या वन की आशा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी है। वन की आशा कौन सी नदी कहा जाता है, तो उसका नाम है बनास नदी। बनास नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में सबसे बहने वाली लंबी नदी कौन सी है, तो उसका नाम है बनास नदी। उसके बाद देखिए डायग्राम के माध्यम से अपन देखेंगे। डायग्राम के माध्यम से देखिए ये चंबल नदी है, उसका उद्गम स्थल होता है। ये प्रमुख नदी है जैसे बनास है, मांझी है, ढूंढ है, गंभीर नदी है, ये सोपोटा की पहाड़ी, ये तमाम जो नदियाँ है इस डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। अब देखिए आप प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं देखेंगे। संबल की कोठारी, बनास की अपन सहायक नदियाँ देखेंगे। कोठारी, खारी, डाई, सोदरा, बांडी, मोरेल, बेडस, मैनाल, ये प्रमुख सहायक नदियाँ किसकी है, तो ये बनास की सहायक नदियाँ है। बनास को क्या कहा जाता है, बनास को वन की आशा भी कहा जाता है। वन की आशा कहा जाता है ये वराणासा कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बनास नदी को, जो कि राज्य की सबसे लंबी नदी है। आगे देखिए इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है किस प्रकार से खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से नदी निकलती है होते हुए चित्तौड़ में होते हुए खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलते हुए चित्तौड़ में उसके बाद में बेडस और मैनाल नदियाँ दोनों आके मिलती है भीलवाड़ा में। उसके बाद में दिवेर की पहाड़ी से नदी निकलती है कोठारी नदी और मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर। ये कोठारी नदी भी आके साबुरा मिल जाती है। उसके बाद खारी नदी ये भी आके मिलती है, डाई नदी मिलती है। उसके बाद सोदरा नदी मिलती है, मासी और बांडी नदी दोनों आके मिल जाती है टोंक जिले में। उसके बाद में मोरेल और ढूंढ नदी है, ये दोनों नदियाँ आपस में आके सवाई माधोपुर मिल जाती हैं। ये तमाम नदियाँ किस में मिलती है, बनास नदी में। और बनास नदी बाद में चंबल में जाके मिल जाती है और बाद में ये अरब सागर में प्रवाहित हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। उसके बाद चंबल, बनास और शिव ये प्रमुख नदियाँ आपस में मिल जाती है। उसके बाद देखिए बनास नदी पर निम्न त्रिवेणी बनाती है। किस नदियों का त्रिवेणी बनाती है बनास नदी, तो पहले बिगोत में क्या बनाती है, मांडर के जो भीलवाड़ा, इसमें बनास, बेडस और मैनाल ये 3 नदियाँ मिलती है। उसके बाद जो कि राजमहल टोक है वहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है। कौन कौन सी, बनास, खारी और डाई। उसके बाद में रामेश्वर जो कि सवाई माधोपुर में बनास, संबल और शिव नदी मिलती है। उसके बाद
ये प्रमुख नदियाँ होती है। 3 नदियाँ हैं जो कि 3 प्रकार के संगम बनाती है बनास नदी। पहला बनाती है बनास, बेडस और मैनाल, जो कि मांडल भीलवाड़ा में। उसके बाद में राजमहल टोक में बनास, खारी और डाई। उसके बाद में तीसरा है रामेश्वर सवाई माधोपुर में बनास, संबल और शिव। ये नदियाँ आपस में क्या बनाती है, संगम बनाती है। बनास नदी पर एक सभ्यता थी जो कि गिलोंड सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, गिलोंड सभ्यता। उसके बाद में बांध परियोजना, उस पर कौन कौन सी बांध परियोजना देखिए, तो यह है नंदसमंद परियोजना जो कि राजसमंद जिले में। उसके बाद बिसलपुर परियोजना जो कि टोंक जिले में, और ईसरदा परियोजना जो कि सवाई माधोपुर। ये 3 परियोजना है, राजसमंद परियोजना, उससे बिसलपुर परियोजना और ईसरदा परियोजना। ये प्रमुख परियोजना है जो कि राजसमंद, टोंक और सवाई माधोपुर में। सॉरी, नंदसमंद परियोजना। आगे देखिए, बनास नदी की बाई और प्रमुख सहायक नदियाँ। कौन कौन सी सहायक नदी है, पहले है कोटारी नदी। कोटारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो दिवेर की पहाड़ियों से राजसमंद। उसके बाद भीलवाड़ा में आती है। भीलवाड़ा आने के बाद उस पर बागोर सभ्यता जो कि विकसित है, जो कि पशुपालन और कृषि के लिए सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले, तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, बागोर सभ्यता से, पशु और कृषि के, जो कि बागोर सभ्यता विकसित है। उसके बाद में देखिए आगे, उस पर नदी पर एक मेजा बांध बना हुआ भीलवाड़ा में। उसके बाद शाहपुरा में प्रवेश करते हुए ये संगम हो जाती है। कहाँ पर संगम होती है, तो ये नंदराय जो कि शाहपुरा में बनास में जाके मिल जाती है। उसके बाद खारी नदी। खारी नदी देखिए, उसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, बीजगढ़ की पहाड़ी राजसमंद से होता है और भीलवाड़ा प्रवेश करते हुए उसके बाद में एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, उसका नाम है देवनारायण मंदिर जो कि आसीन भीलवाड़ा में। उसके बाद ब्यावर में आती है। ब्यावर में आते हुए एक नारायण सागर, उस पर परियोजना चलाई जा रही है, नारायण सागर परियोजना जो कि ब्यावर में। उसके बाद आते हुए शाहपुरा, शाहपुरा से होते कैकड़ी, कैकड़ी टोक, टोक से होते हुए ये संगम का जाती है बनास नदी में। उसके बाद डाई नदी। डाई नदी का जो उद्गम स्थल होता है ये नसीराबाद, नसीराबाद पहाड़ी अजमेर से होता है। अजमेर से होते हुए कैकड़ी, कैकड़ी के बाद लसाड़िया बांध जो कि कैकड़ी में बना हुआ लसाड़िया बांध। उसके बाद में टोक, टोक उसके बाद में संगम होते हुए राजमहल बनास में जाके मिल जाती है। उसके बाद में देखिए सोदरा नदी। सोदरा नदी का जो उद्गम स्थल होता है ये अराई की पहाड़ियों से होता है अजमेर में। उसके बाद टोक, टोक से होते हुए टोडरती, टोडरडी जो बांध है, जो कि सागर बांध है, जो टोक जिले में बना हुआ है, और संगम बनास में जाके कर जाती है टोक जिले में। उसके बाद देखिए बांडी नदी। बांडी नदी का जो उद्गम स्थल होता है ये 2 जगह से होता है, 2 नदियाँ मिलती है। एक तो मिलती है बांडी, 2 नदियाँ होती है, एक तो बांडी है, एक मासी है। बांडी नदी मिलती है वो सिलोरा पहाड़ी अजमेर से, और जो कि मासी नदी है सिलोरा की पहाड़ी अजमेर से, और बांडी नदी है वो सामोदा, सामोद जयपुर ग्रामीण से निकलती है। ये दोनों नदी आपस में मिल जाती है। उसके बाद में उस पर एक मंदिर बना हुआ त्रिवेणी जो कि तीनों नदियाँ मिलती है, मानसी, बांडी और बनास। ये तो तीनों नदियाँ मिलती है। वहाँ पर एक सभ्यता है, उसका नाम है जोधपुर, जोधपुरिया टॉप। उसके बाद ये बनास, मांझी और तीनों आपस में मिलती है। यहाँ पर एक सभ्यता थी, उसका नाम है जोधपुरी। उसके बाद में देखिए जोधपुरिया टोक जो कि देवनारायण जी का मंदिर भी है। उसके बाद ये आके जाके संगम बनास में हो जाती है टोक जिले में। उसके बाद मोरल नदी देखिए, मोरल नदी क्या है, उसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, ये सैनपुरा पहाड़ी जयपुर से निकलती है। उसके बाद मोरल मिलती है, उसको ढूंढ नदी आपस में मिलती है, ढूंढ, मोरल और बनास दोनों मिल जाती है। उसके बाद मोरल सागर बांध बना हुआ है जो कि सवाई माधोपुर में, और बाद में ये सवाई माधोपुर जाके मिल जाती है बनास में। इस प्रकार से बनास की नदियाँ थी बाई ओर से। अब दाई ओर से सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, बेड़स। पहले कौन सी है, बेड़स नदी। बेड़स नदी का उद्गम स्थल ये गोकर्ण की पहाड़ियों से होता हुआ पिछोला झील, पिछोला से होते हुए सुरभ सागर, फतेह सागर, उदय सागर होते हुए चित्तौड़, और ये उदय सागर झील में एक आयड नदी जाके मिलती है। उसके बाद में चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। उसके बाद में उसकी गंभीर नदी, उसकी सहायक नदी है, मिलती है उसमें, और भीलवाड़ा में जाके क्या होता है, संगम हो जाता है। और गंभीर नदी जो कि कहाँ से निकली है, जावरा की पहाड़ी से। गंभीर नदी है वो कहाँ से निकलती है, जावरा की पहाड़ी एमपी से निकलती है। उसके बाद देखिए इस नदी को अपने उद्गम से लेकर उदय सागर झील तक आयड़ नदी है, मतलब उद्गम से लेकर उदय सागर झील तक इस नदी को आयड़ नदी कहते हैं, इस नाम से जाना जाता है। इसके बाद उस नदी का नाम क्या जाता है, बेड़स हो जाता है। मतलब उदय सागर झील है वहाँ तक तो उसको आयड़ नाम है, उसके बाद उसका नाम बेड़स हो जाता है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि बेड़स गंभीर नदी के संगम पर बना हुआ है। बेड़स और गंभीर नदी जो कि जावरा पहाड़ी एमपी से निकलती है, दोनों नदियों के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ, उसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उसके बाद में देखिए इस नदी के किनारे आड़ सभ्यता जो उदयपुर में, और नगरी सभ्यता जो कि चित्तौड़ में विकसित की जाती थी, जो ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है, ताम्रयुगीन सभ्यता, आड़ सभ्यता, जिसे धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है। धूलकोट करता है, ताम्रवती कहा जाता है, तमाम उसके नाम है। तांबे के सबसे ज़्यादा प्रमाण मिले यहाँ, उपकरण मिले हैं। उसके बाद गंभीर नदी,
गंभीर नदी का उद्गम स्थल जावरा की पहाड़ी एमपी से होता है। संगम चित्तौड़गढ़ के निकट बेडस नदी में उसका संगम हो जाता है। उससे सहायक नदी कौन सी है गंभीर की? वागन है, गुजरी, ये प्रमुख उसकी सहायक नदी है। बनास नदी की लंबाई कितनी है? तो बनास नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी नदी है। उसके बाद मैनाल नदी। मैनाल नदी देखिए, ये बिजोलिया की पठार भीलवाड़ा से निकलती है, बिगोद के निकट उसको बनास में मिल जाती है और भीलवाड़ा उसका प्रवाह क्षेत्र है। आगे देखिए गंभीर नदी। गंभीर नदी का जो उद्गम स्थल होता है ये सोपट्रा पहाड़ी करौली से होता है। ये मैनाल नदी में मिल जाती है। करौली, गंगापुर सिटी और भरतपुर यूपी, धौलपुर यूपी, ये तमाम उसका प्रवाह क्षेत्र है। उसके बाद देखिए गंगा बेसिन। गंगा बेसिन, इसमें गंगा नदी व उसकी सहायक नदियाँ व उप सहायक नदियों में आती है। राजस्थान का संपूर्ण बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र गंगा बेसिन में आता है। ये पूरा जो अफवाह तंत्र है, ये पूरा अफवाह तंत्र बंगाल के खाड़ी में आता है, गंगा बेसिन के अंदर आता है, जो कि अपने देखा है कौन सा? बंगाल की खाड़ी वाला अफवाह तंत्र पूरा गंगा बेसिन के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए डायग्राम का जब समझेंगे, जो कि देखिए बेडस नदी और गंभीर नदी आगे आगे किससे मिलती है? बेडस और गंभीर, ये बेडस नदी, ये गंभीर नदी आगे आगे से मिल जाती है। उसके बिना संबल मिल जाती है, संबल यमुना मिल जाती है और यमुना जाके गंगा मिल जाती है। इस प्रकार से पूरा संगम है और ये गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो आखिर की नदियाँ हैं ये बंगाल की खाड़ी में जाके प्रवाहित हो जाती है। जो पूरा जो राजस्थान का जो अपन बंगाल की खाड़ी का जो स्ट्रक्चर देखे, ये पूरा गंगा बेसिन का माना जाता है। आगे देखिए अपन, निम्न प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा बेसिन का भाग नहीं है? वाकल, मानसी, बागन, जाजम और खारी कौन कौन सी नहीं है? देखिए अपन, तो इसमें जो 1 और 4 नदी है कौन सी है? वाकल और कौन सी है? याजम। ये प्रमुख जाजम, उसको माजम भी कहते हैं। ये 2 नदियाँ हैं, ये दोनों उसकी नहीं है। किसकी नहीं है? गंगा बेसिन की। गंगा बेसिन भाग नहीं है, बाकी जो गंगा बेसिन की सहायक नदियाँ हैं। तो उसका सी उसका साइड राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र देखिए, ऐसी नदियाँ जो विलुप्त हो जाती है या किसी सागर या महासागर में नहीं मिलती है, इसे आंतरिक अफवाह तंत्र कहा जाता है। ऐसी नदियाँ जो विलुप्त हो जाती है, किसी सागर या महासागर में नहीं गिरती, उस मतलब सागर या महासागर में गिरने से पहले ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, उसे अपन आंतरिक अफवाह तंत्र कहते हैं। तो राजस्थान में भी आंतरिक अफवाह तंत्र कुछ नदियाँ हैं, वो अपन देखेंगे। पहली है गगन नदी। कौन सी है? गगन नदी। उस गगन नदी पर एक सभ्यता है, उसका नाम है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? 1953 में अमलानंद घोष ने की थी और 1961 व 62 में बी के लाल और बीबी लाल और बी के थापड़े उसका उत्खनन किया था। उसी इस सभ्यता पर जो हनुमानगढ़ जिले में जो कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है, वहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ पाई गई है। उसके बाद देखिए उस नदी का, इस गगन नदी को प्राचीन में सरस्वती या दशवती नदी भी कहा जाता था। अब देखिए गगन नदी का उद्गम। गगन नदी का जो उद्गम होता है वो शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है। ये नदी होते हुए हनुमानगढ़ जिले में आती है, प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो राजस्थान में प्रवेश करती है। उसका नाम है तलवाड़ा गाँव, तहसील टिब्बी, हनुमानगढ़ जिले में। सभ्यता कालीबंगा, पीलेबंगा और रंगमेल उस पर सभ्यता विकसित है। ये प्रवेश करते हुए हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, गाँव तलवाड़ा, तहसील टिब्बी। आगे आते ये बटने दुर्ग, हनुमानगढ़ बना हुआ है इस नदी पर। हनुमानगढ़ में जो बटनेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है इस पर। उसके बाद ये तलवाड़ा झील भी उस पर विकसित है, श्रीगंगानगर में। उसके बाद में अनूपगढ़ हो तो ये पाकिस्तान में जाके ये विलुप्त हो जाती है। तो राज्य में प्रवेश कहाँ से करती है? तो राज्य में प्रवेश ये कहाँ करती है? तलवाड़ा से करती है। टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमेल इस पर सभ्यता ये विकसित है। आगे देखिए उसका उद्गम। शिवालिक की पहाड़ी से टिब्बी तहसील तलगांव हनुमानगढ़ में ये प्रवेश करती है राजस्थान में। कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमेल प्रमुख सभ्यता है। इस नदी के अफवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली या नट भी कहा जाता है। उसका जो अफवाह तंत्र होता है, उस अफवाह तंत्र को हनुमानगढ़ जिले में नाली या नट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाली या नट। इसे बग्गी या कांट भी कहते हैं, कांटे भी कहते हैं, बग्गी या कांटे भी कहा जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिए पाकिस्तान के बाद उसका अफवाह तंत्र हकरा कहा जाता है। पाकिस्तान में उसके अफवाह तंत्र होता है, उसे हकरा कहा जाता है। उसका उपनाम क्या है? सरस्वती, मर्द नदी, पूर्व का शोक नदी, देशवती या सोतन नदी, ये प्रमुख उसके नाम है। इस बात को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है उसका उपनाम, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए राज्य की एकमात्र नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, किसका है? गगन नदी का, जिसे प्राचीन सरस्वती या देशवती नदी कहा जाता था। यह अंतर्राष्ट्रीय नदी है। उसके बाद देखिए भारत का आंतरिक प्रवाह तंत्र
सबसे लंबी नदी है। अगर राजस्थान भारत का अफवाह तंत्र आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी देखें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये गगन नदी, जो कि 465 किलोमीटर है। उसके बाद इस नदी के किनारे हरियाणा में ओटू झील और बनवाली सभ्यता का विकास हुआ था। ओटू झील और बनवाली सभ्यता का विकास हुआ था कहाँ पर, हरियाणा जिले में। उसके बाद देखिए आगे कांतली नदी। कांतली नदी का जो उद्गम स्थल है ये खंडेला के बड़े शिखर से होता हुआ है तोरावटी, खंडेला के बड़े शिखर में होते हुए तोरावटी। उसके बाद नीम का थाना, नीम का थाना में दो सभ्यताएं कौन कौन सी, गणेश सभ्यता और सोनारी सभ्यता। सोनारी जयपुर में, झुंझुनू में, सॉरी सोनारी झुंझुनू में सभ्यता है और गणेश सभ्यता, दो सभ्यता उस नदी पर विकसित है। उसके बाद आगे आते हैं झुंझुनू। उसके बाद जैसे जो गणेश सभ्यता ये ताम्र नदी और ये गणेश सभ्यता में ताम्र की सबसे ज़्यादा उपकरण मिले हैं, मतलब ताम्रयुग की सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद में ये दोनों नीम के थाना में वर्तमान में है। आगे देखिए कांतली नदी। कांतली नदी का जो कांतली नदी के अफवाह क्षेत्र को सीकर में, नीम का थाना में, तोरावटी कहते हैं। कांतली नदी का जो अफवाह तंत्र है उसका नीम का थाना या सीकर में उसे तोरावटी कहा जाता है। राजस्थान में पूर्णतः आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। पूर्णतः आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये है कांतली नदी। कौन सी है, कांतली नदी, राजस्थान में केवल। और जो गगन नदी थी वो भारत की आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। उसके बाद देखिए काकनी नदी। काकनी नदी है काकनी नदी या मसूरदी नदी, उसे तीन नाम उसके, काकनी भी कहते हैं उसे, काकने भी कहते हैं उसे और मसूरदी नदी भी कहा जाता है। उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम देखिए उसका उद्गम होता है कोटरी पहाड़ी, जो कि जैसलमेर से उसका उद्गम होता हुआ है और जो उसमें बूझ झील बनी हुई है। और उसके बाद उसका संगम कहा जाता है, संगम मीठा की खाड़ी जैसलमेर उसका संगम हो जाता है। मीठा की खाड़ी जैसलमेर उसका संगम हो जाता है। और राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, कौन सी नदी है, तो ये काकनी नदी या मुसुर्दी नदी। और कोटरी की पहाड़ी जैसलमेर उसका उद्गम होता है। उसके बाद देखिए रूपाली नदी। रूपाली नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो ये उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता हुआ है डिग में एक सीकरी बांध बना हुआ है। उसके बाद में भरतपुर में प्रवेश करते हुए भरतपुर में एक नौ सभ्यता जो विकसित है। उसके बाद आगे होती है संगम हो जाती है कौन सी झील में, मोती झील, जो कि भरतपुर में जीवन रेखा कहा जाता है, उस झील में जाके संगम हो जाती है। आगे देखिए मोती झील में से हरित शैवाल के द्वारा नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है। मतलब मोती झील है, उस मोती झील में हरित शैवाल के द्वारा नाइट्रोजन युक्त खाद तैयार की जाती है, बनाई जाती है। आगे देखिए रूपनगढ़ नदी का जो उद्गम स्थल है ये नसीराबाद की पहाड़ी अजमेर से होते हुए निम्बार्क संप्रदाय के पीठ है, जो कि कहाँ है, सलेमाबाद, जो कि कहाँ है, सलेमाबाद। और सलेमाबाद कहाँ है, किशनगढ़ अजमेर में। उसके बाद में जो जयपुर ग्रामीण होते हुए संगम से साबर झील में जाके मिल जाती है। रूपनगढ़ नदी है, ये नसीराबाद की पहाड़ी अजमेर से निकलती है, अजमेर से निकलते हुए आगे प्रवेश करती है। उसके बाद जयपुर ग्रामीण से संगम होती है, ये सांबर झील में जाके मिल जाती है। उस रूपनगढ़ नदी पर एक अजमेर में, किशनगढ़ में, एक सलेमाबाद में एक निम्बार्क संप्रदाय की पीठ बनी हुई है, मंदिर बना हुआ है। उसके बाद देखिए आगे साबी नदी जो कि उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ी कोटपुतली से होता है। उसके किनारे जोधपुरा जो सभ्यता है, जोधपुरा सभ्यता विकसित है किस नदी के किनारे, साबी नदी के किनारे। कौन सी सभ्यता है, जोधपुरा सभ्यता, जो कि कोटपुतली बरोड में उसका विकास हुआ था। उसके बाद देखिए आगे यह नदी कोटपुतली बरोड और खेरतल तिजारा में बहती है, मतलब इस क्षेत्र में ये नदी बहती है। कौन सी नदी, साबी नदी। साबी नदी और सागी नदी ये दोनों अलग है, इस बात का ध्यान रखना है। सागी थी जो कि जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और साबी नदी कहाँ से निकलती है, सेवर की पहाड़ी कोटपुतली से। आगे देखिए मेंता नदी है, ये नदी उद्गम उसका कहाँ होता है, मनोर थाना जयपुर ग्रामीण से होता हुआ सांबर झील जयपुर ग्रामीण में उसका संगम हो जाता है। मतलब मनोर थाना जयपुर ग्रामीण से निकलती है और सांबर झील है, उस सांबर झील में जाके संगम हो जाती है। उसके बाद देखिए ये नदी जयपुर ग्रामीण तथा डीडवाना कुचामन में बहती हुई सांबर झील में जाके मिल जाती है। मतलब ये नदी जयपुर ग्रामीण से बहते हुए डीडवाना कुचामन होते हुए सांबर में जाके मिल जाती है, समाप्त हो जाती है। इस नदी के किनारे लूणवा के जैन मंदिर डीडावन कुचामन में स्थित है। इस नदी पर एक जैन मंदिर बना हुआ है, उसका नाम है लूणवा का जैन मंदिर, जो कि कहाँ पर है, डीडवाना और कुचामन। आगे देखिए बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बेराट की पहाड़िया से, कोटपुतली बहरोड से। उसे उसका उपनाम क्या है, बाणगंगा का, उसे अर्जुन की गंगा कहते हैं और रुंडित नदी भी कहा जाता है, उसे रुंडित नदी या अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये
ये नदी पहले यमुना मिलती थी, लेकिन अब आगे खिसक जाने के कारण ये नहीं मिलती है, इसलिए उसे रुंडित सरिता कहा जाता है। इसे रुंडित सरिता भी कहा जाता है। उसके बाद प्रभाव क्षेत्र उसका कहाँ है? कोटपुतली, जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर, इस क्षेत्र में उसका प्रभाव क्षेत्र है। आगे देखिए, इस डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि कैसे नदी निकलती है। ये बैराट की बाड़ी से निकलती हुई है, कोटपुतली से होते हुए जो जयपुर ग्रामीण से होते यहाँ पर बांध बना हुआ है, जामा रामगढ़ बांध जो कि जयपुर ग्रामीण में, उस पर दौसा से भरतपुर से अजान बांध जो कि भरतपुर में बना हुआ है, जाके आगे संगम हो जाती है। आगे देखिए खाड़ी नदी जो कि उद्गम स्थल कुचामन और संगम होता है सांभर झील में, प्रभाव क्षेत्र कुचामन, जयपुर ग्रामीण। उसके बाद देखिए उसके डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कहाँ से निकलती है। रूपनगढ़ नदी है, ये तो निकलती है नसीराबाद की पहाड़ी से। रूपनगढ़ नदी है, ये नसीराबाद की पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद मेहता नदी और जो मेड़ा नदी है, ये मनोर थाना जयपुर ग्रामीण से निकलती है। उसके बाद जो कि खंडेला नदी निकलती है, खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद खाड़ी नदी, ये तमाम नदियाँ हैं, ये सांभर झील में आके मिल जाती है। कौन कौन सी नदी है? तो खाड़ी नदी, खंडेला नदी, मेहता नदी, रूपनगढ़ नदी, ये तमाम नदियाँ हैं सांभर झील में आके मिलती है, 4 नदियाँ हैं। उसके बाद काकोड़ नदी का उद्गम स्थल भरतपुर से होता है। ये प्रमुख जो नदियाँ थी अपना देखा, प्रमुख नदियाँ जो कि अफवाह तंत्र की नदियाँ हैं, अरब सागर का अफवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है, आंतरिक अफवाह तंत्र है, तमाम नदियों को अपन ने बहुत ही गहराई से अध्ययन देखा क्लास में। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी अपन लेते हैं। देखिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? कुल जलग्रहण, एक क्षेत्र में पानी की मात्रा हो, जब पानी की मात्रा उसे कुल जलग्रहण कहते हैं। उसके बाद देखिए कुल प्रवाह क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र, एक नदी जिसको सहायक नदी का क्षेत्र होता है उसे कहते हैं अपवाह क्षेत्र। एक नदी होती है, उनकी और सहायक नदी होती है, उसी नदियों के द्वारा जो पूरा जाल होता है उसी जाल को अपन अपवाह तंत्र कहते हैं। उसके बाद देखिए बंगाल की खाड़ी का सबसे ज़्यादा कुल जो जलग्रहण किसका है? तो बंगाल की खाड़ी का कितना है? 53%, 53.13%। उसके बाद अरब सागर का कितना है? तो अरब सागर का 35.11%। उसके बाद कुल बहाव क्षेत्र किसका है? प्रवाह क्षेत्र, तो प्रवाह क्षेत्र किसका है? बंगाल की खाड़ी का कितना है? 24%, मतलब 23% के आसपास। उसके बाद अरब सागर कितना है? तो 16%। उसके बाद आंतरिक जो प्रवाह तंत्र है, उस आंतरिक प्रवाह तंत्र का कुल जलग्रहण कितना है? 11.76%, और 7% क्या है? प्रवाह क्षेत्र। ये प्रमुख प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि बंगाल की खाड़ी का जलग्रहण क्षेत्र बताइए या अरब सागर का जलग्रहण क्षेत्र बताइए, तो यह आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रमुख नदियों का जो जलग्रहण है वो भी अपन देखेंगे। पहला देखिए चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र 20.9%। उसके बाद लोनी का 10.4%, माई का 4.8%, साबरमती का 1%, बनास का 0.90%। और उसके बाद में जलग्रहण देखेंगे अपन बनास का जलग्रहण कितना है? तो बनास का जलग्रहण 27.50 है, लोनी का 20.12 है, चंबल का 17 है, और माई का कितना है? 9.46 है। ये प्रमुख सबसे जलग्रहण कितना है? सबसे सर्वाधिक किसका जलग्रहण? तो बनास का है। और प्रवाह क्षेत्र सबसे सर्वाधिक किसका है? तो चंबल का है। इस बात का भी ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिए कुछ प्रमुख प्रश्न बनते हैं जो बीकानेर संभाग केवल आंतरिक प्रवाह तंत्र है। बीकानेर संभाग केवल आंतरिक अफवाह तंत्र का क्षेत्र है। उसके बाद जोधपुर संभाग है, ये भी आंतरिक अफवाह तंत्र अरब सागर है। पाली संभाग में केवल अरब सागर है। उदयपुर संभाग में अरब सागर व बंगाल की खाड़ी है। अजमेर संभाग में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक तीनों हैं। उसके बाद सीकर में केवल आंतरिक है। कोटा में केवल बंगाल की खाड़ी है। और भरतपुर में आंतरिक अफवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी है। और उसके बाद में देखिए बांसवाड़ा में क्या है? तो बांसवाड़ा में केवल अरब सागर है। और उसके बाद जयपुर ग्रामीण में देखिए, जो जयपुर संभाग में देखिए, तो जयपुर संभाग केवल आंतरिक व बंगाल की खाड़ी है। तो आज की क्लास में अपने देखा नदियों के बारे में, बहुत ही गहराई से अपने समझा कि किस प्रकार से नदी का आंतरिक प्रवाह है, किस प्रकार से नदी अरब सागर है, कौन सी बंगाल की खाड़ी है। साथियों अपने इस क्लास को बहुत ही गहराई से देखा। क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें, साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।